क्लास में हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक बिहेवियर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने मटेरियल्स को 5 पार्ट में क्लासिफाइड किया था। उसी में एक ये टॉपिक है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। आज की इस क्लास में हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ क्लासिकल थ्योरी को यूज करके लैंगविन ने कैसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था, थ्योरी डेवलप की थी, उसके अकॉर्डिंग सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था, उसको डिस्कस। फर्स्ट थिंग जो हमारे ब्रेन में आता है कि हाँ, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि मटेरियल्स होते क्या हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वे मटेरियल्स हैं या वो सब्सटेंस हैं जिनके एटम के पास ऑलरेडी अमाउंट में परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स अवेलेबल होते हैं, दैट मे बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनसाइड दैट एटम। इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पैरामटेरियल्स एटम हैं, उनका जो एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस तरह से ओरिएंट होता है कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 रहता है। ऑल्दो ईच एटम के पास परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ईच इंडिविजुअल एटम कहीं ना कहीं एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बट नेट सब्सटेंस की बात करें तो क्योंकि एटम के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रेंडमली देते हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? 0 होता है। बट जब हम किसी मटेरियल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में रख देते हैं, इन दैट केस जो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एटॉमिक डायपोल मोमेंट थे वो अपने आप को रीओरिएंट करते हैं। दे स्टार्ट्स टू रीओरिएंट इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब किस हद तक वो एटम्स रोटेट होकर के अपने आप को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ओरिएंट कर लेंगे, ये डिपेंड करता है उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पे। तो ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ द एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा कि उस सब्सटेंस में ऑल ओवर एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा और वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दैट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड, बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड ये नहीं होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बेसिक डिफिनेशन बेसिक प्रॉपर्टी हो गया इसका। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि तो इसके बहुत सारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एल्युमिनियम एक इसका एग्जाम्पल है, टाइटेनियम एग्जाम्पल है, क्रोमियम, लिक्विड ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ और एक प्रॉपर्टी, तो ये हो गया इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अदर प्रॉपर्टीज की बात करें तो सपोज ये कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसको अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इन दैट केस क्या होगा? सपोज ये कोई यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है,
जब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे, इनके जो एटॉमिक डायपोल मूवमेंट है वो अलाइंड करके अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। दैट मीन्स उस केस में मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इन कंपेरिजन टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्पेस स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। दैट मीन्स इस केस में BM जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पेस के मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ही है, साथ साथ मटेरियल के अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो दोनों का नेट रिजल्ट ये इंक्रीज कर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम जब ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होती हैं, मच क्लोजर होती हैं। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के इनसाइड बेंट हो जाती हैं इस तरह से। तो एक चीज़ आई कि हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स गेट इंक्रीज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट, व्हाट अबाउट रिलेटिव परमिएबिलिटी? Relative permeability that is generally represented by mu r, which is ratio of magnetic flux density or magnetic field inside the material and magnetic field in the space caused due to same. This is also equal to absolute permittivity of the medium and absolute permittivity of the space। ये जनरली क्योंकि BM स्ट्रॉन्गर हो जाता है तो ये जनरली क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। थर्ड, ससेप्टिबिलिटी, Xm पैरामैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी की डिफिनेशन क्या है? दिस इज म्यू आर माइनस 1 बिकॉज म्यू आर इज greater than 1, so this quantity positive. Mu r is greater than what, but not much greater than 1, जैसा कि फट रहा है। तो Xm although पॉजिटिव होगा बट स्मॉल होगा ससेप्टिबिलिटी इसकी। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सपोज कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का पाउडर है, डस्ट फॉर्म में है, अगर हम उसको किसी दो पोल्स के बीच में रखें तो क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पर बीच में उसको मटेरियल्स को रखा तो ये मटेरियल्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे और होगा क्या कि पोल के किनारों पर ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू सेंट्रल एरिया। अगर हम when placed in नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इन सब्सटेंसेस को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, सपोज कोई मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि पर फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पर वीकर है। सो व्हेन some paramagnetic materials are placed in non-uniform magnetic field, they start to move towards the stronger magnetic field. That means parametric materials are pulled by the region of stronger magnetic field. Strong magnetic field इसको अपनी तरफ खींचता है। So पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जब हम किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं वो वीकन मैग्नेटिक फील्ड रीजन से हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ शिफ्ट होने लगता है। वन मोर प्रॉपर्टी दैट इज, अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, सपोज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई एक रॉड है और इस रॉड को हम फ्रीली हैंग कर दें किसी मैग्नेटिक फील्ड में,
इन दैट केस क्या होगा, रॉड को हम किधर भी लाके छोड़ें वो अपने आप को ओरिएंट कर लेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो अ फ्रीली हैंग्ड rod of paramagnetic materials get aligned along the direction of applied magnetic field. Freely hanged bar of paramagnetic material get aligned along the field. This was sixth property. One more property that I would like to discuss here, that is about the temperature dependency of the susceptibility. Susceptibility of these materials are inversely proportional to temperature. That means as we increase the temperature of the material, its susceptibility starts to decrease. So these were the properties, basic properties of paramagnetic materials. अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी को स्टडी करेंगे, जिससे हम इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं, जो थ्योरी डेवलप की गई थी लैंगविंस के द्वारा. सो सबसे पहले हम लैंगविंस थ्योरी को डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल. सो लैंगविंस थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. जैसा कि हमने अभी प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया होते हैं, उनके पास उनके एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उनके एटम के पास एक परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आल्सो. सो बट जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इन दैट केस क्या है कि जितने भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एटम्स हैं, उनके जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड हैं, और इस तरह से ओरिएंटेड हैं किसी की उनका जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है किसी भी डायरेक्शन में वो कितना है, 0 रहता है, जिसकी वजह से टोटल सब्सटेंस में कोई भी मैग्नेटाइजेशन इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं पाया जाता है. बट जैसे ही हम इन मटेरियल्स को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, इनके एटम्स जो कि रैंडमली ओरिएंटेड थे वो अलाइंड रोटेट हो करके अपने आप को अलोंग द मैग्नेट, सपोज मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे, ओरिएंट होने की टेंडेंसी उनके अंदर डेवलप हो जाती है. अब वो किस हद तक कोई आइटम्स अपने आप को अलाइंड कर देंगे अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर पर. एक तो अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना है, जो एक्सटर्नल फील्ड, और दूसरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है. टेम्परेचर का यहाँ इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है. ड्यू टू थर्मल एजिटेशन एटम्स का अलाइनमेंट वो एक तरह से टूटने लगता है और एटम पार्टिकल्स के अंदर रैंडमनेस बिहेवियर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थर्मल एजिटेशन की वजह से ये अलाइनमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट होता जाता है. तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं रैंडमनेस बढ़ता है, यानी कि उनका जो अलाइनमेंट है वो कमज़ोर होता है, इसकी वजह से उनकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो प्रभावित होती है. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो मैग्नेटाइजेशन होगा, जिसको हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ससेप्टिबिलिटी से मेजर करें, तो ये ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ससेप्टिबिलिटी कम हो जाती है, यानी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी जो है वो कम हो जाती है. क्यों? क्योंकि एटम्स के अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है, रैंडमनेस बिहेवियर एटम के अंदर बढ़ता है. एक तो ये बात हो गई. अब अगर हम बात करें कि बहुत ही लो टेम्परेचर है
टेम्परेचर बहुत हाई नहीं है, एट लो टेम्परेचर एंड हाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम हाई कर दें, टेम्परेचर को लो कर दें। टेम्परेचर लो होगा, थर्मल एजिटेशन कम होगा, फील्ड बहुत हाई होगा। उस केस में सारे के सारे एटम्स अपने आप को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड हो जाएंगे और उस समय उस सिस्टम में मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन होगा, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन अकर्ड। मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन का मतलब सिस्टम के अंदर प्रेजेंट सारे के सारे एटॉमिक डायपोल मोमेंट अपने एटॉमिक डायपोल्स अपने आप को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड कर लिए। तो अब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन करके हम ससेप्टिबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे और हम इसको वहाँ पर उस डेरिवेशन से देखेंगे कि हाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है, बाकी और कौन किस किस टर्म पर ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो इसके लिए लैग्वेंस ने स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट यूज किया और उन्होंने एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल्स को डील करने के लिए क्लासिकल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को यूज किया। सो लैंगविन यूज्ड क्लासिकल बोल्ट्जमैन्स स्टैटिस्टिक्स। अब क्लासिकल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं जब किसी भी सिस्टम पे। इसका मतलब वहाँ में क्या निकल के आता है, अगर हमारे पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई सिस्टम है जिनके पार्टिकल्स की एनर्जी 0 से लेकर के एक एनर्जी रेंज तक हो सकते हैं, उस केस में किसी पर्टिकुलर स्मॉल इंटरवल डी में कितने पार्टिकल्स होंगे यूनिट वॉल्यूम में जिनकी एनर्जी उस स्मॉल इंटरवल डी में होगा, उसको निकालने के लिए एक्सप्रेशन हम स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम उस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे according to which the number of atom or atomic magnetic dipoles in per unit volume having energy, सपोज सबकी एनर्जी अलग अलग है तो हम निकालेंगे छोटे से इंटरवल में हैविंग एनर्जी इन द रेंज E टू E प्लस DE, यानी इस अगर हम एनर्जी स्केल पर देखें, सपोज ये E एनर्जी है तो इस E प्लस DE रेंज में एक बहुत स्मॉल इंटरवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे यूनिट वॉल्यूम में हैं, दैट इज DN। और DN को हम यहाँ लिखेंगे, DN होता है एक कांस्टेंट होता है जिसका हम वैल्यू अभी निकालेंगे, टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी E जिसके नियर बाई हमने D लिया है, अपान ए कांस्टेंट KB दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस तरह से हमें ये DN मिल जाता है जो कि पर यूनिट वॉल्यूम में उन एटम्स की संख्या शो करता है जिनकी एनर्जी DE रेंज में है। यहाँ पर अब बात करेंगे हम एनर्जी की कि कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर किसी मीडियम में रखा हुआ है तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक डायपोल जिसका डायपोल मूवमेंट m है किसी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री पर ओरिएंट करके रखा हुआ है, उस समय उस मैग्नेटिक डायपोल के पास एक एनर्जी होगा जिसको हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और जिसके लिए एक्सप्रेशन होता है -mv cos थीटा। क्योंकि हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एटम्स भी एज ये मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करते हैं। दैट मीन्स इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एटम के कारण जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे होंगे तो उनकी पोजीशन के कारण उनके पास भी एक एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज द एनर्जी possessed by magnetic atomic dipoles placed in external magnetic field is
in the form of magnetic potential energy which is equal to minus of mb cos थीटा। सो एनर्जी के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, किसी एक एटम की एनर्जी जो कि थीटा ओरिएंटेशन पे है, ये एनर्जी होगी। यहाँ से अगर हम डी ई निकालें तो हमें डी ई मिल जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो माइनस एम बी कॉन्स्टेंट है, थीटा पर यहाँ पर कॉस थीटा वेरिएबल होगा डिपेंडेंट थीटा के लिए, तो कॉस थीटा का डिफरेंस माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस इसको प्लस हो जाएगा। सो डी ई इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा और साथ में डी। इस तरह से हमें डी की वैल्यू मिल गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हम डी एन की इक्वेशन में, जिसको हम इक्वेशन 1 बोल रहे हैं, इसमें पुट कर दें। तो आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज you will find that this dn is equal to c times of एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई की जगह पर माइनस एम बी कॉस थीटा रखेंगे तो ये भी प्लस एम बी कॉस थीटा अपान के बी टी इंटू, यहाँ पर हमने डी ई छोड़ दिया था, डी ई भी से भी इस मल्टीप्लाई होगा ये डी एन, क्योंकि डी ई पर डिपेंड करता है उस रेंज पर। तो डी ई की जगह पुट कर दें यहाँ पर डी ई की वैल्यू एम बी साइन थीटा डी थीटा। ओके, सो ये हमें डी एन का वैल्यू मिल गया। अब ये डी एन क्या था? केवल उन एटम्स की संख्या है पर यूनिट वॉल्यूम में जिनकी एनर्जी डी के रेंज में है। हमें निकालना है कि पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल कितना नंबर है वो निकालना है, तो उसको हम निकालेंगे नेक्स्ट लाइन में। सो टोटल नंबर ऑफ एटम और एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग एनर्जी। अब यूनिट वॉल्यूम में सारे जब एटम्स की बात करेंगे तो कुछ की एनर्जी 0 भी हो सकती है, कुछ की एनर्जी E भी हो सकती है, यानी हैविंग एनर्जी 0 to E एक रेंज हो गया। और ये एनर्जी उनकी 0 से E तक क्यों होगी, वो क्या होगा, उन डिपेंड करेगा उनकी ओरिएंटेशन थीटा पर, जिसका वैल्यू फॉर हैविंग ओरिएंटेशन थीटा विच इज़ इन द रेंज ऑफ 0 to पाई, या तो अलॉन्ग द फील्ड होगा या उसके अपोजिट। तो थीटा की वैल्यू 0 to पाई हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी भी 0 to E कुछ आएगा। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें टोटल नंबर n, तो हम लिख सकते हैं दिस n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एन, इंटीग्रेट कर दे इसको। अब क्योंकि डी एन फंक्शन है थीटा का, तो ये इंटीग्रेशन हम डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे थीटा के टोटल रेंज में, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0 to पाई, डी एन की वैल्यू है c टाइम्स ऑफ e टू द पावर एम बी कॉस थीटा अपान के बी टी इंटू एम बी साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से हम देखें तो अब यहाँ से हम c का वैल्यू अगर लिखें, सो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू n नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, अपान इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई एम बी साइन थीटा इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ एम बी कॉस थीटा अपान के बी टी डी थीटा। इस तरह से हमें c का वैल्यू मिल गया। लेट दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम भी मिल गया। कांस्टेंट की वैल्यू उसके टर्म में हमने निकाल लिया c का वैल्यू। हमें बेसिकली निकालना क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड।
तो जैसा कि हमें पता है कि यूनिट वॉल्यूम में n एटम है और एक एटम के पास m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, बट वो उसका ओरिएंटेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं उस टेम्परेचर पर उसका ओरिएंटेशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ही हो, वो उससे कुछ एंगल थीटा पर भी अलाइंड हो सकता है। उस केस में हम उस एटम पर्टिकुलर एटम के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वो कंपोनेंट लेंगे जो कि अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, और वो क्या होगा, m cos थीटा। द कंपोनेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m along the direction of applied external field is m cos theta. So intensity of magnetization, अब हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए एक्सप्रेशन आराम से लिख सकते हैं। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, जनरली इसके लिए हम लेटर कैपिटल M यूज करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ। अब एक एटम इतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करता है अगर उसका ओरिएंटेशन थीटा है। हम सपोज करें कि उस सिस्टम के जितने भी एटम हैं उनमें से dn एटम ऐसे हैं जो थीटा डिग्री पर ओरिएंट हैं। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है जिसका ओरिएंटेशन थीटा हो। सो dn एटम थीटा के डिग्री पर ओरिएंट हैं। उस केस में एक के कारण m cos थीटा मैग्नेटिक मोमेंट अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो dn के कारण m cos थीटा dn होगा। थीटा डिग्री पर dn एटम है, तो टोटल एटम की बात करें, टोटल के लिए थीटा की वैल्यू 0 to पाई चेंज हो सकती है। सो हमें निकालना है कि टोटल एटम के कारण कितना कंपोनेंट अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमें वो निकालना है। तो हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें 0 to पाई। आगे प्रोसीड करेंगे अब हम। तो यहाँ पर m के लिए हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 0 to पाई m cos थीटा। ध्यान रखना ये हमारा कैपिटल M है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जबकि यहाँ स्मॉल m एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू m cos थीटा। dn की वैल्यू हम प्रीवियस इक्वेशन से पुट करें तो dn की वैल्यू जैसा हमने लिखा था c इंटू mb साइन थीटा, c इंटू mb साइन थीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ mb cos थीटा अपान kbt, b यहाँ पर सबस्क्रिप्ट है, kbt टू डी थीटा। ये हमने dn की वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पर c की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से पुट करें। सो पुटिंग c फ्रॉम इक्वेशन 2, इन दैट केस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है एक तो m यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही साथ c की वैल्यू हम पुट करेंगे तो n अपान है, तो जो n आ रहा है उसको भी हम कांस्टेंट उसको भी बाहर ले लें, तो हम लिख सकते हैं nm स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई। यहाँ पर बचा साइन थीटा, b भी है, b साइन थीटा कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ mb cos थीटा अपान kbt d थीटा, और डिनोमिनेटर में जो n अपान आएगा डिनोमिनेटर में वो होगा हमारा m इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई b साइन थीटा। c की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इसका डिनोमिनेटर साइन थीटा इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ mb cos थीटा अपान kbt इंटू टी थीटा। अब यहाँ पर हम देखें तो ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, b और b
कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करके हम फिर से यहाँ लिखें। इसको सॉर्ट आउट करने के बाद में हमें m का वैल्यू क्या मिला, कैपिटल M, ध्यान रखना इधर कैपिटल M है इधर स्मॉल m है। कैपिटल M इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड स्मॉल m इज एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ से देखें n और m ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनको क्यों ना हम बाहर ले लें इंटीग्रेशन से। सो nm इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टर्म इंटू एक्सपोनेंशियल टर्म है एम बी स्मॉल m इंटू बी कॉस थीटा अपान ये के बी, ध्यान रखना के बी एक सब स्क्रिप्ट है जस्ट फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी टी दिस अपॉन, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचा, कैंसिल हो गया, साइन थीटा इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ एम बी कॉस थीटा अपॉन के बी टी इंटू डी थीटा। लिमिट 0 टू पाई, यहाँ भी लिमिट है 0 टू पाई, लिमिट लगा दें आप। सो अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस करेंगे। सपोज ये जो टर्म है एम बी कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा अपान के बी टी, इसको हम मान लें ए, एक टर्म है ए, एंड साथ ही साथ हम कॉस थीटा को मान लें, नहीं यहाँ पर कॉस थीटा को नहीं रखते हैं, सारे कांस्टेंट को रखते हैं केवल। एम बी के बी टी इज इक्वल टू ए, कांस्टेंट टर्म है सारा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एंड कॉस थीटा जो कि हर एक एटम के लिए अलग अलग है क्योंकि थीटा अलग अलग होगा, तो कॉस थीटा को हम एक वेरिएबल मान लें x। कॉस थीटा x है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। लिमिट की वैल्यूज़ जो 0 टू पाई चल रही थी वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगी, -1 टू +1 हो जाएंगी। तो ये वैल्यूज़ अब हम पुट करेंगे नेक्स्ट प्रीवियस इक्वेशन में, और उस इक्वेशन में पुट करके इन वैल्यूज़ को हम इसको सॉल्व करेंगे। पुट करिए वैल्यू, अब सॉल्व करिए इसको। सो कैपिटल M बिकम्स एन एम इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कन्वर्ट हो गया, -1 टू +1, साइन थीटा, यहाँ पर डी थीटा छूट गया था, साइन थीटा और डी थीटा ये मिला के क्या बन जाएगा, -dx हो जाएगा, और cos थीटा का हमने क्या रखा है, x रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा -x एक्सपोनेंशियल पावर एम बी अपान के बी टी की जगह क्या आ जाएगा a और x, इसको मिला करके साइन थीटा डी थीटा मिला के dx, सो x माइनस dx यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा अपान ये साइन थीटा डी थीटा -dx हो जाएगा, और e टू दी पावर एम बी कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा हमारा ax हो जाएगा, सो ax -dx, सो माइनस यहाँ भी आ जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गया। अब इस इंटीग्रेशन को हमें इंटीग्रेट करना है, जो सिंपल इंटीग्रेशन है।
सो इंटीग्रेट करेंगे इसको, m क्या हो जाएगा, एन एम, जिसको हम बाई पार्ट कर दें। सो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, दैट इज e टू दी पावर ए एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर ए एक्स अपान ए आएगा, माइनस इन होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसको नहीं लिखते हैं, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म तो e टू दी पावर ए एक्स बाई ए का होल डी एक्स हो जाएगा, लिमिट वही रहेगी जो पहले थी। ये तो न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में देखें तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, e टू दी पावर ए, लिमिट क्योंकि ये टर्म सॉल्व हो चुका है तो इसकी लिमिट भी पुट करेंगे, -1 टू +1 e टू दी पावर ए एक्स अपान ए, लिमिट की वैल्यू -1 टू +1, सो m हो जाएगा n m, एक इसको भी इंटीग्रेट कर दें, फिर लिमिट की वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा x e टू दी पावर ए एक्स बाई ए, अलग अलग टर्म कर लें, एक ये टर्म आएगा -1 टू +1, लिमिट पुट करना है हमें इसमें, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 अपान ए पहले ही था, एक और a हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी लिमिट्स भी होंगी -1 टू +1। ओके, सो साथ ही साथ डिनोमिनेटर में क्या है, e टू दी पावर, यहाँ वैल्यूज़ पुट करें ए एक्स अपान ए, -1 टू +1, अब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो m हो जाएगा n m, यहाँ पर पहले +1 पुट करें तो +1 पुट करने पर ये 1 इंटू ई टू दी पावर ए एक्स अपान ए आएगा, फिर -1 पुट करें तो एक माइनस साइन आ जाएगा, और e टू दी पावर x जब -1 e टू दी पावर -a x तो चला जाएगा, इस -a अपान a, एक टर्म ये आया, माइनस इस टर्म में पुट करें तो ये आएगा e टू दी पावर a अपान ए स्क्वायर माइनस e टू दी पावर -a अपान a स्क्वायर, अपान डिनोमिनेटर में e टू दी पावर a अपान a माइनस e टू दी पावर -a अपान a। तो ये इंटीग्रेशन हो गया हमारा। ओके, सो हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा करेक्शन, ये वाला टर्म एक बार फिर से देखें, यहाँ पर क्योंकि माइनस वैल्यू पुट करते हैं x था तो x का -1 आकर के इसको प्लस कर लेगा, ये करेक्शन कर लीजिए। ओके, अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो देखिए 1 अपान ए डिनोमिनेटर में भी कॉमन होगा, 1 अपान ए न्यूमरेटर में भी कॉमन होगा, और दोनों को कॉमन लेकर के हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 1 अपान ए यहाँ कॉमन लेकर के, तो उस केस में कॉमन कैंसिल करने के बाद ये बचेगा एन एम e टू दी पावर a प्लस e टू दी पावर -a, इसको अलग अलग कर लें, इस टर्म को अलग, इस टर्म को अलग, तो अपान यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, e टू दी पावर a माइनस e टू दी पावर -a, एक टर्म ये बचेगा, माइनस यहाँ से देखें तो यहाँ पर 1 अपान a कॉमन आएगा, और e टू द पावर a माइनस टू द पावर -a न्यूमरेटर में, e अपार a माइनस e पावर a डिनोमिनेटर में भी आएगा, दोनों से कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली यहाँ पर केवल -1 अपान a बचेगा इस टर्म में, ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये टर्म आ गया। यहाँ पर ये nm, इसकी बात करें तो ये एक कांस्टेंट है जो कि क्या दिखा रहा है, n इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यूनिट वॉल्यूम में जितने सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हैं ये सब हैं, और हर मैग्नेटिक डायपोल के पास सपोज करें m क्या है, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो इस केस में nm क्या शो कर रहा है, अगर सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर अलाइंड हो जाए, पूरा m अलाइंड हो जाए अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी m
जो कि पहले m का कंपोनेंट अलाइन था किसी थीटा के लिए, अगर वो पूरा कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, थीटा 0 हो जाए, तो उस केस में nm क्या शो करेगा, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन शो करेगा। सारे के सारे एटम अलोंग द फील्ड अलाइंड हो गए, तो वो सैचुरेशन स्टेट होती है, जिस केस में सारे के सारे एटॉमिक डायपोल वो अलोंग द फील्ड अलाइंड हो गए। अब उसके बाद अगर हम फर्दर फील्ड को बढ़ाते हैं तो कोई चेंज मैग्नेटाइजेशन में नहीं होगा, तो उसको हम मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन या सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो एनएम की जगह पर हम एक टर्म यूज करेंगे MS, दैट इज़ द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। सैचुरेशन स्टेट जब आ जाती है, सारे एटम अलाइंड हो गए MS। इस टर्म की बात करें तो एक ये हाइपरबोलिक फंक्शन है जिसको हम जानते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन -1/a ये आएगा। तो एक ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया किसके लिए, मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। यहाँ पर ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड लैंग्विन्स फंक्शन। लैंग्विन ने इसको निकाला था, तो इसको हम बोलते हैं लैंग्विन्स फंक्शन। इसको हम लिखते हैं LA से, लैंग्विन फंक्शन। कॉट हाइपरबोलिक A भी यहाँ है क्योंकि ये A के टर्म में है, कॉट हाइपरबोलिक A। दिस इज कॉल्ड लैंग्विन्स फंक्शन LA, L दैट डिपेंड्स ऑन द A। तो इस तरह से हमारा एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल के फॉर्म में लैंग्विन्स के कॉन्सेप्ट यूज करके डिराइव किया फार्मूला। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम पैरामैग्नेटिक्स प्रॉपर्टीज़ को कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा सा बात हम और करेंगे लैंग्विन्स फंक्शंस पे, इस टर्म पे। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करके देखें बिटवीन A दैट इज इक्विवेलेंट टू A, हमने क्या माना था MB/KBT, एंड बिटवीन LA जो कि लैंग्विन फंक्शन है, ये वाला टर्म। इस टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं, ये अगर LA है टोटल तो LA क्या हो जाएगा M/MS। इसको हम ये भी लिख सकते हैं M/MS। तो LA और M/MS, जहाँ पर एक कैपिटल M है, इंटेंसिटी ऑफ। इसके लिए अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, सपोज ये वैल्यू, ये लाइन शो कर रही है LA की वैल्यू 1 के लिए, तो ये देखा गया कि ये ग्राफ बिगिनिंग में तो इनिशियल चलता है एक की स्मॉलर वैल्यू के लिए, और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल हो जाता है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है आफ्टर फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ A। इस तरह से ये फंक्शन आएगा अगर हम ग्राफ प्लॉट करें। यहाँ से क्या निकल के आता है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 पॉइंट निकल के आया। फर्स्ट, फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ A का जब वैल्यू बहुत लार्ज हो जाता है उस केस में LA कितना हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ A, लैंग्विन फंक्शन टेंड्स टू यूनिटी, टेंड्स टू यूनिट। दैट मीन्स M becomes equal to MS। LA यूनिट होगा तो M क्या हो जाएगा, इक्वल टू MS। यानी कि अगर A की वैल्यू बहुत लार्ज है उस केस में पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, सैचुरेशन की स्थिति आ जाएगी, सारे के सारे एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो अलाइंड हो जाएंगे अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और A का वैल्यू लार्ज होने के लिए क्या चाहिए, A का वैल्यू लार्ज कब होगा, A हमने क्या लिया है MB/KBT। तो M और KB ये तो कांस्टेंट है, B और T पर है, यानी कि जब हम B का वैल्यू बहुत लार्ज कर दें और T का वैल्यू बहुत ही कम कर दें। सो दिस हैपेंड फॉर दैट मीन्स फॉर वेरी लो टेम्परेचर बहुत लो हो,
एंड वेरी हाई मैग्नेट फील्ड M=ms, ये भी कह सकते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी यहाँ से एक्सप्लेन हो रहा है लैंगविन इक्वेशन के, कि जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर लो रखते हैं जिससे कि थर्मल एजिटेशन लो हो और मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई अप्लाई करते हैं, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक डायपोल्स जो है वो अलाइंड हो जाते हैं और हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो जाता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ए का वैल्यू कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ए का वैल्यू कम होगा, और लोअर ए की बात करें तो उस समय हमारा मैग्नेटाइजेशन कम अमाउंट में है, क्योंकि एल ए का वैल्यू वो बहुत ही कम है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि उस केस में ये जो है वो लीनियर रिलेशन शो करता है। तो सेकंड पॉइंट, फॉर लोअर वैल्यू ऑफ ए for lower value of A, that means at high temperature and low B, LA which is equivalent to M upon MS becomes linear विद ए। ये ए है, ए के साथ क्या रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। सो एल ए अगर ए के साथ लीनियर हो गया, इसका मतलब एम प्रोपोर्शनल हो गया, एम अपान एम एस लीनियर है, एम प्रोपोर्शनल हो गया ए के। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि ए क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी के, तो एम प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपान। एक तरह से देखें तो ये शो कर रहा है कि हाँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये तो दो बातें हो गई, एक तो बहुत हाई ए के लिए, बहुत लो ए के लिए। अब बात करते हैं हम मिडिल रेंज की, बात करते हैं कि मिडिल रेंज में पैरामैग्नेटिक। ओके, सो हम थर्ड केस को कंसिडर करें, दैट इज फॉर ऑर्डिनरी मैग्नेटिक फील्ड एंड टेम्परेचर। m के लिए जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, ms कॉट हाइपरबोलिक a -1 अपान a, इसमें ये जो टर्म है ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, इसको हम एक्सपेंड कर दें सीरीज फॉर्म में, एक्सपेंडिंग कॉट हाइपरबोलिक a इन सीरीज फॉर्म एंड इग्नोर कर दें हायर ऑर्डर टर्म को। इन दैट केस हम लिख सकते हैं m = ms काट हाइपरबोलिक के जब हम फर्स्ट ऑर्डर टर्म को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये आएगा 1 अपान a प्लस a/3 माइनस 1 अपान a, ये वाला टर्म है। हायर ऑर्डर टर्म हमने इग्नोर कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमें मिल गया m = ms a/3। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर दें ms की और a की, तो हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए ms की वैल्यू कितना है, n × m, a का वैल्यू m × b अपान kb/t और ये अपान 3 है। b को भी हम रिप्लेस कर दें मैग्नेटाइजिंग फील्ड के टर्म में, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल M = n, ये m² हो जाएगा अपान 3 kb। b की जगह पर लिख सकते हैं हम μ0 h, h मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, अपान t। h को हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा m/h = n μ0 m² अपान 3 kb इंटू 1 अपान t। ये जो टर्म मिडिल टर्म ब्रैकेट में टर्म है, ये सारा टर्म एक कांस्टेंट है। तो इसको हम अगर एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दें, उस केस में हमारा ये
मैग्नेटाइजेशन के लिए जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, नॉट मैग्नेटाइजेशन, M/H, M/H क्या है? ससेप्टिबिलिटी इसको हम बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इस कांस्टेंट को हमने एक कांस्टेंट C से रिप्रेजेंट कर दिया। ये वाला कांस्टेंट नहीं है जो हमने बिगनिंग में डेरिवेशन में लिया था, ये अनदर कांस्टेंट है अपॉन T, वेयर C इज इक्वल टू N म्यू नॉड M स्क्वायर अपॉन 3 KB कॉल्ड क्यूरीज कांस्टेंट। क्यूरी के नाम से इसका नाम है क्यूरीज कांस्टेंट। और ये जो लॉ है, एक्सपेरिमेंटल लॉ जो क्यूरी ने दिया था, दिस इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ। तो इस तरह से थ्योरेटिकल वे में लैंगविन ने क्यूरीज लॉ को एक्सप्लेन किया। क्यूरीज लॉ जो ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू C/T, ये मैक्सिमम बहुत सारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के द्वारा इस लॉ को फॉलो किया जाता है। बट हाँ, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। उनके लिए वीज ने एक मॉडिफाइड लॉ दिया था जिसको हम क्यूरी-वीज लॉ बोलते हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें, एक ग्राफ प्लॉट करें, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच रिलेशन देखें। सपोज इस एक्सिस पे हम ससेप्टिबिलिटी, इस एक्सिस पर हम टेम्परेचर शो करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट मीन्स 0, ससेप्टिबिलिटी विल बी इनफाइनाइट। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करता जाएगा और इनफाइनाइट टेम्परेचर पर हम मान के चलते हैं ससेप्टिबिलिटी 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक दूसरा ग्राफ प्लॉट करें जो कि एक रिलेशन दिखाता है ससेप्टिबिलिटी और 1/T टेम्परेचर के फॉर्म में, 1/T के फॉर्म में, तो 1/T अगर यहाँ पर हम एक पैरामीटर ले लें, ससेप्टिबिलिटी एक पैरामीटर ले लें, ससेप्टिबिलिटी लीनियरली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/T के, तो ये एक लीनियर रिलेशन आएगा इनके बीच में। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ लैंगविन्स थ्योरी की। लैंगविन ने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के मैक्सिमम बिहेवियर को वेल एक्सप्लेन किया, बट फिर भी कुछ लिमिटेशंस थी इनकी। कुछ ऐसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ को लैंगविन्स थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, उसको हम पढ़ेंगे इसमें, लिमिटेशन ऑफ लैंगविन्स थ्योरी के फॉर्म। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज दैट इज लिमिटेशंस of Langevins theory of paramagnetism. Limitations of Langevins theory of paramagnetism. फर्स्ट थिंग, सबसे पहले तो ये मानना हमको कि लैंगविन्स की थ्योरी के द्वारा लैंगविन ने नॉर्मल पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लगभग सभी बिहेवियर को वेल एक्सप्लेन किया। बट कुछ ऐसे भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स थे जैसे कि हाईली कंप्रेस्ड कूल्ड गैसेस, या कुछ ऐसे गैसेस या गैस मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, उनके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को लैंगविन्स एक्सप्लेन नहीं कर सके, क्योंकि लैंगविन्स थ्योरी में भी कहीं भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। So first limitation is that this theory failed to explain the complicated temperature dependency of that is given by Curie-Weiss law। क्यूरी लॉ को मॉडिफाई करके बाद में क्यूरी-वीज लॉ आया था, जिसमें कहा गया था कि ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C/T माइनस थीटा, वेयर थीटा इज अ कांस्टेंट नोन एज वीस कांस्टेंट। इस
इक्वेशन को या ऐसे मटेरियल्स पैरामीटर मटेरियल्स को जो जिसमें ये इक्वेशन को जो फॉलो करते थे ससेप्टेबिलिटी, उसको लैंग्वेज थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जाइम शुड बी सी बाई टी। क्यूरीज लॉ को तो एक्सप्लेन करता है बट क्यूरीज भी इस लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सका। सेकंड, इट डजंट टेल एनीथिंग अबाउट the intimate relation between फेरोमैग्नेटिक, जो कि हाई टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनके बीच में जो रिलेशन है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हाई टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। थर्ड, फेल्ड टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ गैसेस हैविंग हाई intermolecular interaction। So these were some limitations of language theory, जिसको मॉडिफाइड किया था बाद में वीज ने मॉडिफाइड किया था, जिसको बोलते हैं वीज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म या लैंग्वेज वीज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।